सीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कहा कार्य योजना बनाकर लागू करने से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से बढ़ाए कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम जल्द ही इस महामारी पर हासिल करेंगे पूरी तरह से जीत। और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने यूपी बोर्ड में बरेली जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को किया सम्मानित। घर पहुंचकर प्रदान की ट्रॉफी। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर राज्य में बाढ़ के चलते उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम के सीएम से बागजान तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए किए जा रहे उपायों और कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर जानकारी दी। आज सुबह पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन के जरिए बातचीत की। सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ने स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही ये भी कहा है कि इस घड़ी में वो राज्य के लोगों के साथ हैं। असम में पिछले 2 से 3 दिनों में मूसलाधार बारिश में थोड़ी सी राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि राज्य के अभी भी 26 जिलों के 2678 गांवों में 27.5 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मारे जाने वालों की संख्या 79 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 और लोगों की जान चली गई है। राज्य भर में 290 राहत शिविरों में 47,465 लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सहित इसकी कुछ सहायक नदियां अभी भी कम से कम 8 जिलों में कुछ क्षेत्रों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर बिहार में भी देखा जाए तो सभी प्रमुख नदियों के उफान पर रहने से राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से मुजफ्फरनगर का एक गांव जलमग्न हो गया है। राज्य के 8 जिलों में 2,92,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 11,000 से भी अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। साथ ही राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 2,000 से भी अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। लगभग 20,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 27 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। अनेक परिवारों ने तटबंधों पर ही शरण ले रखी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि आज मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, नगर आयुक्त को नियमित बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा है कि कार्य योजना बनाकर लागू करने से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सक्षम सर्विलांस, अधिक से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से कोविड-19 की मृत्यु दर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके राशन कार्ड तत्काल बनाए जाएं और राशन उपलब्ध कराया जाए। कोविड के रोकथाम के संबंध में जिन चीज़ों पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चेक करना है, पहला उसमें बिंदु आता है जो केसेस नए आ रहे हैं, टेस्टिंग। सेकंड बिंदु आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तीसरा बिंदु आता है सर्वेलेंस के माध्यम से जो लोगों की लिस्ट बन रही है उनका टेस्टिंग कराना। चौथा बिंदु आता है एम्बुलेंसेस के माध्यम से लोगों को अपने घरों से ले जाकर कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराना। और पांचवा बिंदु आता है कोविड फैसिलिटी यानी L1, L2, L3 के मैनेजमेंट। और अभी जो L1 प्लस आपने नई एक व्यवस्था दी है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ में भी लोग रुक सकते हैं, उनका मैनेजमेंट सुनिश्चित करना। यदि कुछ लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है तो पुनः इस बात पर बल दिया है कि उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ाकर उनको राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ दवाई की व्यवस्था, पैरामेडिक्स की व्यवस्था पर, साफ सफाई की व्यवस्था पर, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पर
हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पर, व्हीलचेयर और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर भी विशेष बल देने के लिए अभियान चलाया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2250 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 18,256 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से कुल 29,845 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 1146 लोगों की मौत भी हो चुकी है। शनिवार को प्रदेश में 44,123 सैंपल की जांच की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 14,70,426 सैंपल्स की जांच की गई है। बताया है कि कुल 5-5 सैंपल के 3,046 पूल और 10-10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए हैं। 5-5 सैंपल के 3,046 पूल में से 530 में पॉजिटिविटी देखी गई है। 10 सैंपल के 323 पूल में 21 में पॉजिटिविटी देखी गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,250 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन की केसेस की कुल संख्या 18,256 है और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 29,845 हो गई है। वायरस से संक्रमण के पश्चात कुल 1,146 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 44,123 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 14,70,426 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सरकार ने माना है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पीआईबी की ओर से दिए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि यह सच है कि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है। ट्वीट में आगे कहा गया है कि दुनिया में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका, ब्राजील, रूस, पेरू, चिली, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूके, ईरान, पाकिस्तान और स्पेन जैसे 11 देशों में भारत के मुकाबले 8 गुना अधिक मामले आए हैं। इसके साथ ही इन देशों में भारत से 14 गुना अधिक मौतें भी हुई हैं। भारत में क्लिनिकल प्रोटोकॉल के तहत ट्रैकिंग और टेस्टिंग के जरिए मामले की शुरुआती पहचान पर ध्यान केंद्रित किया है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक कोविड-19 के लिए 1,37,91,869 नमूनों का परीक्षण किया गया है। पिछले 24 घंटों में 3,58,127 लोगों का परीक्षण किया गया है। इन सबके बीच भारत में रिकवरी रेट 62.86% हो चुका है, जबकि 6,77,422 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं कुल सक्रिय मामले 3,73,389 हैं। अब तक इस महामारी की वजह से 26,816 लोगों की जान भी चली गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलपूर्वक चल रहा है। देश में इस मामले में निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया है। हर डेटा आईसीएमआर के वैज्ञानिक नजर पर है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का नतीजा है कि कई लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। गाजियाबाद में मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत लगभग 60% तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद में प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के मरीजों में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का पता चल सके और उनका सही वक्त पर रहते इलाज किया जा सके। बीके शर्मा ऐसे ही कोरोना सर्वाइवर हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देखिए, जब कोरोना की रिपोर्ट मेरे पास पॉजिटिव आई थी तो एक बार तो मन थोड़ा घबराया सा हुआ था, लेकिन मुझको जब सरकारी अस्पताल में ईएसआई में एडमिट कर दिया गया
तो वहाँ पर जिला अधिकारी महोदय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बार बार फॉर्मली सहानुभूति के लिए आ रहे थे, तो मेरा मनोबल बढ़ा और वहाँ पर कुछ ही प्रकार का भी मुझे वहाँ पर परेशानी नहीं हुई। समय पर जलपान, नाश्ता, खाना पीना जो भी व्यवस्था थी सरकार की तरफ से वो सब मुझे मिलती रही। वहीं एक और कोरोना सर्वाइवर हितेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के मरीजों को दी गई सुविधाओं से वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और प्लाज्मा दान देकर बाकी मरीजों की भी मदद करना चाहते हैं। मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था जब मुझे पता चला मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने वहाँ बहुत सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि आप ठीक हो जाएंगे जल्दी, आप परेशान ना हो। और 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कुछ ऐसा ही अनुभव भरत धामा का भी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और उचित दूरी बनाकर रखें। मुझे 24-25 में बुखार आया था, तो उसके बाद मैंने अपनी सैंपल दिया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उधर जाके मुझे डॉक्टर्स ने मुझे हौसला बढ़ाया, तो मैं थोड़ा सा, और प्रशासन से मेरे पास कॉल भी आती रहती थी। और जो सरकार जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है कोरोना वालों के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक होता गया और 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैं अपने घर आ गया। घर आके मैं 10 से 12 दिन क्वारंटाइन रहा और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें, और यदि सैनिटाइजर भी नहीं है तो साबुन का यूज़ करें। यूपी बोर्ड के इंटर और हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने छात्रों के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। बरेली जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रमेंद्र कुमार, सक्षम और सजल को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने उनके घर पहुंचकर ट्रॉफी और शील्ड प्रदान की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी की ओर से किए गए सम्मान से छात्रों का उत्साहवर्धन होगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने पर छात्रों ने खुशी जाहिर की। क्लास 10th का रिजल्ट आया था, इसमें 92% नंबर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों ने सम्मानित किया, मतलब बता नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। JNN इंटर कॉलेज से हमने 12th किया है। 12th में 89% प्राप्त किए हैं। 89 इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सारा श्रेय हमारे माता पिता और टीचर्स को जाता है, प्रिंसिपल्स को जाता है। वहाँ बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। आगे चल के सिविल सर्विस से IAS बनने का सपना है। पढ़ाई में अपने परिवार का और हमारे शहर का नाम रोशन किया है, उनको सम्मानित किया जाए और वो आगे चलकर एक अच्छी प्रगति तरक्की करें, अपने परिवार की पहचान बनाएं। तो उनकी पढ़ाई के स्वरूप को प्रोत्साहित करने के लिए पार्टी के हम महानगर अध्यक्ष सहित मेयर हमारे साथ में हैं, हम सब लोग मिलकर इसीलिए। वाराणसी के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरेंद्र कुमार बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने की योजना हो। ये सारी ही योजनाओं से आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है तथा वो तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्री बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये अति उत्तम विषय है जिस पर सरकार को सोचना ही चाहिए। इससे निर्धनों का कल्याण होगा। हमारे यहाँ जो पिछड़े वर्ग के, एकदम अति पिछड़े वर्ग के हैं, उनका ऊपर उठना अनिवार्य है। आज विश्व में जो भारतवर्ष का स्थान है, आप देखिए सारे देश, विश्व के सारे देश भारत की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं। यूएनओ में उन्हीं की देन है कि आज इतने वर्षों के बाद हमारी 28 सदस्यता मिली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में जन्मभूमि पर प्रस्तावित राम मंदिर के आकार और ऊंचाई बढ़ाने पर सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब राम मंदिर का शिखर 161 मीटर ऊंचा होगा और मंदिर में 3 के बजाय 5 गुंबद होंगे। ट्रस्ट के निर्णय का अयोध्या के साधु संतों ने स्वागत करते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिस तरह की आशाएं थीं, ठीक उसी प्रकार से ट्रस्ट की बैठक में निर्णय भी
लिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो है निर्णय लिया कि राम मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने के क्रम में इसकी ऊंचाई 161 फीट करने का और 3 गुंबदों के स्थान पर 5 गुंबदों का जो करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय का हम सब श्री अयोध्या के संत समाज के लोग इसका बहुत स्वागत करते हैं और इस निर्णय से हम अभिभूत हैं। हम ये जानते हैं कि राम मंदिर आने वाले समय में बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमिका निभाने आ रहा है उसको। जो 18 तारीख की मीटिंग में निर्णय लिया गया, इस राम जन्मभूमि पर जो दिव्य भव्य मंदिर बनेगा, नया मॉडल, उसकी ऊंचाई 161 फीट होगी और चौड़ाई भी बढ़ाई गई है। इसके लिए सभी सम्मानित ट्रस्टीगणों को हृदय से साधुवाद और ठाकुर जी का दिव्य भव्य मंदिर बने, इस परिकल्पना पर सभी लोगों ने, संतों के द्वारा मांग जो थी, भक्तों के मन में एक कल्पना थी कि भगवान का दिव्य भव्य मंदिर होना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके नया प्रस्ताव जो आया है उसका हृदय से स्वागत है। मैं साधुवाद दूंगा ट्रस्ट के लोगों को जिन्होंने विचार किया। हम लोगों की जो मांग थी मंदिर भव्य और दिव्य बने, इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी आप लोगों ने चिंता किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद है कि जिन्होंने मंदिर की भव्यता के बारे में सोचा, तो अपार खुशी है हम लोगों में और स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एवं ट्रस्ट के लोगों का कि अब वो क्षण खत्म हो रहा है। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर बस और जाइलो गाड़ी की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 13 को सैफई मेडिकल कॉलेज, 18 को कन्नौज मेडिकल कॉलेज और 4 को सौरीख सामुदायिक केंद्र इलाज के लिए भेजा गया है। 15 मामूली घायलों को प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया गया है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कट 147 पर दरभंगा बिहार से फरीदाबाद जा रही स्लीपर बस और जाइलो कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियां एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी गौरव शुक्ला पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के उपचार के लिए भिजवाया है। एसडीएम गौरव शुक्ल ने बताया है कि घटना में 6 लोगों की मौत हुई है और घायलों को उपचार के लिए अलग अलग भेजा गया है। घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। देखिए, दरभंगा से फरीदाबाद जा रही थी बस और रास्ते में यहाँ पर एक महिंद्रा जाइलो भी खड़ी हुई थी। तो यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जबकि आने से ये महिंद्रा जाइलो गिरती हुई ये बस भी नीचे आ गई है। तो लगभग 42 आदमी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है और 18 लोग मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजे गए हैं। बाकी 13 लोग मेडिकल कॉलेज पीजीआई सैफई भेजे गए और उनमें 1 लोगों की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी खतरे से बाहर बताए गए हैं। सभी का इलाज हो रहा है, पूरा देखा जा रहा है। बाकी यहाँ से कितने लोग सही सलामत हैं उनको दूसरी बस के माध्यम से भिजवाया जा रहा है। सर, हम लोग बस में सो रहे थे, बिहार से आ रहे थे, मधुबनी से। हम 30-40 आदमी थे। ये क्या है कि जो आवाज़ आई नहीं यहाँ आके, तो हम लोग आँख खोल के देखे तो ये बस पलटी दे रही थी। 3-4 पलटी के बाद हम लोग का बस सब पलट गया। हम लोग शीशे कांच तोड़ के बाहर निकले। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में किया था। लोगों को पीएनजी गैस मुहैया कराने और पेट्रोल पंपों तक सीएनजी गैस को सुगमतापूर्वक पहुंचाने की इस योजना पर वाराणसी में तेजी से कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये रथ यात्रा से महमूरगंज का रास्ता है, रोड है। अभी चूंकि रात का समय है और काम यहाँ पे चल रहा है, जो गेल इंडिया जो काम कर रही है वाराणसी में गैस सप्लाई का, जिसमें ये पाइप लाइन बिछाई जा रही हैं। इसमें 2 तरह की पाइप बिछाई जाएंगी, जिनमें एक तो है जो गैस सप्लाई होता है पंप पे, जो हमारे जो वाहन चलते हैं उनके लिए सीएनजी गैस भराने के लिए ये रथ यात्रा से डीएलडब्ल्यू तक ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें कि गेल इंडिया
काम कर रही है और इसके साथ ही साथ दूसरी लाइन जो घरों में गैस सप्लाई होता है उसके लिए भी ये लाइन बिछाई जा रही है। चूंकि अनलॉकडाउन जब शुरू हुआ है उसके बाद ये लोग तेजी से इस पे काम कर रहे हैं और रथ यात्रा से लेके जो पासपोर्ट ऑफिस महमूरगंज में है वहां तक की लाइन पे तेजी से काम चल रहा है। और हमारे साथ हैं ये मयंक शर्मा जी जो इस पे काम कर रहे हैं। ये लोग, ये क्या योजना, कितने दिन में आप लोग काम जो कर रहे हैं, कितने दिन तक पहुंचे? सर ये 2 किलोमीटर जनवरी से स्टार्ट करा था, ढाई महीने में हमने कंप्लीट कर दिया है 2 किलोमीटर। और 3,800 ये 4 किलोमीटर का लाइन है रथ यात्रा से DLW। लमसम सर ये बीच में लॉकडाउन की वजह से काम स्टॉप हो गया था, उसके बाद ये हमने 20 जून से काम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम 2 किलोमीटर लमसम 4 दिन बाद तक हम कंप्लीट कर देंगे इसको, जिसमें ये गैस पाइपलाइन के साथ साथ पंप वाला भी वो हो रहा है और जो घर पे जो गैस जा रही है उसका भी साथ के साथ पाइप डल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, महमूरगंज, वाराणसी। पूरे देश में गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 की 16 जुलाई से लगातार 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जाता है। इसी क्रम में चित्रकूट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। जिले में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, शोकपिट तालाब, गहरीकरण, नए तालाबों का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार कराकर भूजल स्तर को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। विगत वर्षों में किए जा रहे प्रयासों से जिले का भूजल स्तर बढ़ाने में मदद भी मिली है। सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी ने बताया कि 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश के क्रम में 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्षों में शासन के निर्देशानुसार जो हम लोगों ने अभियान चलाया, जल शक्ति अभियान, उसमें विकासखंड करवी, चूँकि मिशन वाटर कंजर्वेशन ब्लॉक था, यह डार्क जोन में चला गया था। गांव के अनेक हैंडपंप गर्मी के दिनों में सूख जाते थे, अनेक तालाब सूख जाते थे। पिछले वर्ष के अभियान से यह फ़ायदा हुआ कि इस साल हमें हैंडपंप ज़्यादा सूखे नहीं, गांव के लोगों को पानी मिलता रहा, तालाबों में पानी भरा रहा गर्मी में, और पशुओं को पानी उपलब्ध रहा, कृषि के लिए पानी उपलब्ध रहा। तो इस अभियान से काफ़ी सहायता मिली। भूगर्भ जल का स्तर लगभग काफ़ी ऊपर हुआ और हैंडपंप रिव्यूअर में नहीं गए। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को वाराणसी के एक युवा बीटेक अमित कुमार सिंह ने पूरा कर दिखाया है। अमित सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए 50,000 रुपए की नौकरी छोड़ कोविड के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए फुल बॉडी सैनिटाइज टनल का निर्माण किया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस टनल में एक व्यक्ति को उसके सामानों के साथ 10 सेकंड में पूरी तरह सैनिटाइज किया जा सकता है और कोविड-19 के संक्रमण से उसे बचाया जा सकता है। अमित ने कहा कि अगर फुल बॉडी सैनिटाइज टनल का उपयोग सरकारी कार्यालयों, बिल्डिंग, मॉल कॉम्प्लेक्स और मंदिर के एंट्री गेट पर किया जाए तो इससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिल सकती है। इसके साथ ही अमित ने कहा कि वो खेतों में कम पानी के उपयोग को भी एक डिवाइस बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे खेतों में ज़रूरत के हिसाब से पानी दिया जा सके। वहीं इस टनल को लगाने वाले कोचिंग संचालक इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि इस डिवाइस से लोगों का पूरी तरह से कपड़े भी सैनिटाइज हो जाते हैं और शरीर भी, जिससे संक्रमण काफ़ी कम होता है। कोरोना के संक्रमण जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था और उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत लोकल टू वोकल बनाने के उद्देश्य से हमने भी मतलब फिर विचार किया कि क्यों ना इस कोरोना महामारी के कुछ रोकथाम के लिए हम भी कुछ इक्विपमेंट्स को बनाएं, और उसी के अंतर्गत हमने ये फुल बॉडी सैनिटाइज टनल जो है बनाया। हमने हमारे ये अमित जी द्वारा निर्मित किया गया है फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है ये, और ये बहुत उपयोगी है और हमने विद्यालय में, इस कोचिंग संस्थान में इसको लगाया है। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी आते हैं फुल सैनिटाइज होकर के आते हैं। दरअसल ये हाथों पे सैनिटाइज देने से सिर्फ हाथ सैनिटाइज होता है, और हम लोगों ने इसकी ज़रूरत को समझा और पूरा बॉडी उसके साथ लगेज होता है, हेलमेट होता है, बैग्स होते हैं। इससे क्या है कि 10 सेकेंड के अंदर
पूरा बॉडी सैनिटाइज हो जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है। इससे संक्रमण का खतरा 99% तक कम हो जाता है। उन्नाव के किसान ने ड्रैगन फ्रूट उगाकर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी लिखी है। उन्नाव बांगरमऊ के किसान विनोद कुमार गुप्ता ने अपने प्रयास और मेहनत के बल पर मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल जैसे बाहरी मुल्कों में उगाए जाने वाले विदेशी और महंगे ड्रैगन फ्रूट उगाकर जिले में खेती किसानी की एक नई इबारत लिखी है। ड्रैगन फ्रूट इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ ही किसानों को भारी मुनाफा देने वाली फसल है। इनकी पहल को देखकर उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने न सिर्फ इनको शुभकामनाएं दी, बल्कि इनके इस ज्ञान को पूरे प्रदेश में दूसरे अन्य किसानों को प्रेरित करने वाला बताते हुए खेती में एक नए अध्याय को जोड़ने की बात भी कही। जिले के अन्य लोगों ने भी खुशी जताते हुए कहा है कि विनोद कुमार गुप्ता से शहर के अब दूसरे लोग भी प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि जनपद उन्नाव के दूरस्थ क्षेत्र बांगरमऊ क्षेत्र के एक कृषक ने ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन अपने स्तर पर किया है। कल वे स्वयं जो फ्रूट की पहली फसल आई है उसको लेके आए थे और निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसको हम लोग आगे राज्य स्तर पर भी उनकी इस उपलब्धि को ले जाएंगे। मैंने लगभग 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। ये फल इम्यूनिटी को बढ़ाकर मल्टी न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड शुगर में फ़ायदेमंद है। मुझे एक अलग प्रकार की खेती करने की इच्छा हुई। मैंने पाया कुछ फल हमारे हिंदुस्तान में न के बराबर उगाए जाते हैं, यह फल विदेशों से इंपोर्ट होते हैं। तब मैंने ड्रैगन फ्रूट को यूट्यूब पर देखकर इसकी खेती। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के साथ की राज्य में बाढ़ के चलते उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। बागजान तेल कुएं की स्थिति, कोरोना संकट पर भी की चर्चा। पीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। मुख्यमंत्री ने की अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कहा कार्य योजना बनाकर लागू करने से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाने की और तेजी से बढ़ाए कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम जल्द ही इस महामारी पर हासिल करेंगे पूरी तरह से जीत। और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने यूपी बोर्ड में बरेली जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को किया सम्मानित। घर पहुंचकर प्रदान की ट्रॉफी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance,